रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ठीक है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। सबसे पहले ऐसे रोटेशनल मोशन भी बोला जाता है चैप्टर को। सबसे पहले देखेंगे कि रिजिड बॉडी क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे रिजिड बॉडी क्या है। मान लो इस तरीके का कुछ एक ऑब्जेक्ट है। ओके, इस ऑब्जेक्ट को मैंने कुछ एफ फोर्स लगाया, एफ अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो मैंने उसके ऊपर क्या किया, अप्लाइड किया। फोर्स लगाने से पहले, फोर्स लगाने से पहले ये जो ब्लॉक है, इसका ये पार्टिकल और ये एक पार्टिकल, मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल, उसमें से मैंने सिर्फ ये दो पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करे हैं, कंसिडर किए हैं। तो ये जो दो पार्टिकल हैं, फोर्स लगाने से पहले उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, लेट से उनके बीच में डिस्टेंस है यहाँ पे आर। और जब हम उसको एफ फोर्स लगाते हैं, जब हम उसको एफ फोर्स लगाएंगे, मान लो इधर से एफ लगाया, इधर से एफ लगाएगा, हमें क्या लगेगा, ये जो ब्लॉक है वो दब जाएगा। ठीक है, इस तरीके से छोटा हो जाएगा, दब जाएगा दोनों साइड से। पर रिजिड बॉडी क्या होती है, तुमने इधर से फोर्स लगाया, तुमने इधर से फोर्स लगाया, फिर भी ये जो इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। पर डेली लाइफ में क्या होता है, एग्जाम्पल तुम मान लो हमारे पास एक स्पंज है, ये इस तरीके स्पंज है, अगर तुम उसको स्क्वीज करोगे तो ये जो दो पार्टिकल के डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, दो पार्टिकल ऐसे पास में आ जाएंगे। पर अगर एक ये जो ब्लॉक है ये रिजिड बॉडी से बना हुआ है, तुम कितना भी फोर्स उसको लगा दो, दो दो पार्टिकल्स है उनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होता है। उस तरीके के बॉडी को क्या बोला जाता है, रिजिड बॉडी। कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब चीजें कितना भी फोर्स लगा दो उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसी बॉडी कौन सी है यहाँ पे, रिजिड बॉडी। ओके, रिजिड बॉडी के बारे में आपको पता चल गया। तो अभी जो हम देखेंगे यहाँ पे, दैट इज अप्लाई, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, अभी जो भी हम लॉज देखेंगे, फॉर्मूले देखेंगे, सब कुछ चीजें जो है हम किसके ऊपर अभी स्टडी कर रहे हैं, रिजिड बॉडी के ऊपर उसको क्या करें हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, देखो पहले तो टाइप ऑफ मोशन देखिए, कौन कौन से टाइप ऑफ मोशन होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी। सबसे पहली आती है यहाँ पे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। क्या होता है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, अभी क्या है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन समझते हैं। ठीक है, अभी क्या है, सबसे पहले क्या देखेंगे, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन मतलब क्या, जैसे मान लो ये पूरा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में कुछ v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का हर एक पार्टिकल जो है वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, और उसी पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या रहेगी, v। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब मोशन इन वन डायमेंशन या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है कि ये ऑब्जेक्ट वी से जा रहा है, उसका पिछला पार्ट जो है उससे कनेक्टेड है, कुछ अलग ही वेलोसिटी से जा रहा है, नहीं। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अगर वी वेलोसिटी से जा रहा है तो उसका हर एक पार्टिकल जो है वो वी वेलोसिटी से ही आगे जाएगा। समझ में ये चीज है। तो अगर इस बॉडी का एक्सेलरेशन ए है तो हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे ए है। ठीक है, अगर इस बॉडी के ऊपर एफ फोर्स लग रहा है, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हर एक के ऊपर कितना लग रहा है, एम इंटू ए। एम एफ इक्वल टू M2 इंटू ये पार्टिकल वन के ऊपर, पार्टिकल टू के ऊपर, पार्टिकल थ्री के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, दूसरी टाइप ऑफ मोशन कौन सी हो गई यहाँ पे, प्योर रोटेशनल मोशन। क्या हो गया यहाँ पे, प्योर रोटेशनल मोशन। अगला अभी हमें क्या देखना है, प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है। देखो यहाँ पे रोटेशनल मोशन मतलब हमें क्या देखना है यहाँ इस तरीके। इस तरीके से मान लो कुछ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से कुछ एक रैंडम ऑब्जेक्ट है, और वो इस एक्सिस के अराउंड इस तरीके से गोल 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 घूम रहा है। ठीक है, गोल गोल कैसे घूम रहा है, विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, मैंने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन इसके लिए तो क्या था कि सभी टर्मिनोलॉजी हमें पता हो। एंगुलर वेलोसिटी कितने से घूम रहा है, यहाँ पे ओमेगा से घूम रहा है। समझ में ये चीज है। तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स है,
इसमें जितने भी पार्टिकल्स है, ठीक है, ये बॉडी जितने भी पार्टिकल से बनी हुई है, हर एक पार्टिकल जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, वो भी घूम रहा है साथ में। समझ में ये चीज है? आगे बढ़ते हैं। उसकी भी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है? सेम ही रहती है। हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ऐसा तो नहीं रहेगा कि ये कुछ पार्टिकल्स आगे चले गए, कुछ पार्टिकल पीछे रह गए, ठीक है। विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा घूमता है। आगे बढ़ते हैं। पर यहाँ पे हर एक की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग रहेगी। या हर एक की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग रहेगी। क्यों? बताती हूँ, सोचो समझो। यहाँ पे मैंने दो पार्टिकल कंसिडर कर लिए, ये m1 और ये क्या हो गया यहाँ पे m2। तो ये पूरे ऑब्जेक्ट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। तो ये जो पार्टिकल है ये भी तो घूम रहा है, तो इसका भी तो अपना कुछ ऐसे सर्कल रहेगा। देखो ये ऐसे घूम रहा होगा, हाँ, ये भी जो है वो इस तरीके से घूम रहा होगा। अगर ये गोल गोल घूम रहा है तो इसका मतलब है कोई ऑब्जेक्ट अगर एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का हर एक पार्टिकल जो है वो अपना इंडिविजुअल सर्कुलर मोशन करता है। इंडिविजुअल सर्कुलर मोशन करता है और उस सर्कल का जो सेंटर है, उस सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पे लाई करता है? ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस सर्कल का सेंटर जो है लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। m1, तो ये जो है इसकी रेडियस कितनी यहाँ पे r, इसकी रेडियस कितनी यहाँ पे r। हमने एक रिलेशन देखा है, v इक्वल टू क्या होता है? r इंटू क्या होता है यहाँ पे? ओमेगा। r इंटू ओमेगा। सबका ओमेगा सेम है, सबका ओमेगा क्या है यहाँ पे? सेम रहेगा। पर सबकी रेडियस सेम है क्या? ना, इसकी r1 है, इसकी क्या है यहाँ पे? r2 है। तो इसलिए लीनियर वेलोसिटी क्या रहती है? अलग अलग रहती है। तो ये v1 ये क्या हो जाएगा? r2 इंटू ओमेगा। लॉजिकली बताओ किसका ज्यादा रहेगा? v2 किसका ज्यादा रहेगा? सॉरी, v1 बड़ा रहेगा कि v2 बड़ा रहेगा? यहाँ पे v2 बड़ा रहेगा, क्योंकि दोनों को साथ में सर्कल कंप्लीट करना है और m2 को बड़ा सर्कल कंप्लीट करना है, तो उसको जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा ना। सो जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा तो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? ज्यादा है। समझ में ये चीज है? ओके, फिर आगे अगला क्या देखना है? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन। तीसरा टाइप कौन सा है यहाँ पे रिजिड बॉडी का? ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस कौन सा यहाँ पे? रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन प्लस कौन सी मोशन हो गई यहाँ पे? रोटेशनल मोशन हो गई। ठीक है, a body is said to be a combined translation rotation motion if the all point in the body rotate about an axis of rotation। रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन मतलब क्या? बॉडी साथ में रोटेट भी हो रही है और साथ में ग्राउंड पे चल भी रही है। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। ओके, किसकी बात करते हैं यहाँ पे? व्हील की बात करते हैं। हमारा टायर गाड़ी का साथ में रोटेट भी होते रहता है और गाड़ी हमारी ग्राउंड के ऊपर चलती भी रहती है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। आगे बढ़ते, अभी मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, ये फॉर्मूला कंपैरिजन के इसमें लिख रही हूँ कि तुम्हें चीजें याद रखेगी रहेगी। ठीक है, कंपैरिजन के इसमें कौन कौन किसके कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? लीनियर मोशन, दैट इज ट्रांसलेशन मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन हमने देखा ना, लीनियर मोशन। और ये किसका हो गया यहाँ पे? रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले देखो। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन अगर 0 होता है तो वेलोसिटी क्या होती है हमारी? कांस्टेंट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेलोसिटी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? टाइम हो जाएगा। उसके बाद अगर रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन क्या है? 0 है, तो ओमेगा दैट इज डी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पे? कांस्टेंट होती है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू क्या हो गया यहाँ पे? टी। ओके, इफ इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन अल्फा इज अ कांस्टेंट। अल्फा मतलब कौन है यहाँ पे? एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैसे फॉर्मूला? एस इज इक्वल टू क्या होता है? यू प्लस वी बाई टू इंटू क्या हो जाएगा? टी। तो यहाँ पे क्या होता है? थीटा इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी हो गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई क्या हो गया यहाँ पे? टी।
ये इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस क्या है यहाँ पे at, तो यहाँ पे ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा t। ओके, आगे सभी काइनेमेटिकल इक्वेशन, फिर वही काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लिख रहे रोटेशनल मोशन में, तो उस में रोटेशनल मोशन के टर्मिनोलॉजीज आ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ut प्लस 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे at स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस क्या हो जाएगा 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। उसके बाद v स्क्वायर इक्वल टू क्या है u स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पे 2as, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 अल्फा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा। ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड इज इक्वल टू यू प्लस क्या हो जाएगा a इक्वल टू 2n माइनस 1 बाय क्या हो गया यहाँ पे 2, ये क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू का 1, दैट इज रोटेशन इन nth सेकेंड माइनस 1 अल्फा बाय क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया। जैसे फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए क्या था v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या था dv बाई डी टी, या फिर डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी स्क्वायर। ओके, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी अगर मेरा अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी इस तरीके से, और अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, और इस तरीके। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप लोगों को समझ में आया क्या एवरीवन? सभी लोग बताओ, ध्यान है आप लोगों का? ऊपर देखना है सभी लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या देखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम दो सिस्टम के लिए निकालेंगे। पहली कौन सी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन पार्टिकल, फॉर द एन पार्टिकल्स, मतलब एन पार्टिकल्स। और उसके बाद किसके लिए निकालेंगे यहाँ पे? फॉर अ कंटिन्यूअस बॉडी। हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा ना अभी, जस्ट हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा, तो उसमें तुम्हें समझ में आया डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम, मतलब पार्टिकल ऐसे दूर 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 थे, उनके लिए हमने सेंटर ऑफ मास निकाला। सिमिलरली अभी पार्टिकल ऐसे दूर दूर है, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। उसके बाद कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास निकाला, तो अभी हम क्या निकाले कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम के लिए। कंटिन्यूअस बॉडी तुम्हें पता है पार्टिकल के बीच में कोई डिस्टेंस हम नहीं रहता है, उसके लिए अभी हम क्या निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये जो है हर एक शेप का अपना अलग अलग क्या रहेगा फॉर्मूला रहेगा, जो कि हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल इसका कैसे निकालेंगे? इफ द सिस्टम इज मेड अप ऑफ द एन पार्टिकल, एन पार्टिकल्स, और सभी पार्टिकल्स क्या है यहाँ पे दूर दूर है। समझ में ये चीज है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा? पहले जैसे मान लो यहाँ पे ये m1 पार्टिकल है, यहाँ पे m2 पार्टिकल है, यहाँ पे m3 पार्टिकल है, यहाँ पे क्या है m4 पार्टिकल है, यहाँ पे क्या है m5 पार्टिकल है। पहले तो अभी मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ठीक है, वो निकलता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड। क्या निकलता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड। पहले तो व्हाट इज मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले वो तो समझ लेते कि होता क्या है, क्या निकाल रहे हैं हम लोग। देखो न्यूटन का लॉ पता है, न्यूटन का पहला लॉ। ठीक है, न्यूटन के पहले लॉ में क्या बताया गया है कि जब तक हम किसी बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, वो अपनी स्टेट जो है वो चेंज नहीं करती है। अगर मान लो ये बहुत अपनी स्टेट चेंज नहीं करी, तुम्हें पता है, अगर मान लो ये कुछ तो भी 15 किलो का बॉक्स है और तुम ऐसे छोटी उंगली से फोर्स लगा रहे हो, 15 किलो का बॉक्स है, उसको तुम छोटी उंगली से फोर्स लगा रहे हो, ये 15 किलो का ब्लॉक मूव होगा क्या?
नहीं होगा, 15 किलो का ये ब्लॉक जो है वो मूव नहीं होगा, ठीक है। पर यहीं पे अगर दो, यहाँ पे यहीं पे अगर मैं 10 ग्राम का रख दूं और बोलो एक उंगली से मूव करो, तो तुम कर पाओगे यार आराम से। पर न्यूटन तो बोलता है ना कि एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो मूव करना चाहिए, पर क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका कम है। इसका मास ज्यादा है मतलब इसका इनर्शिया जो है वो क्या है, ज्यादा है। हमें फोर्स इस केस में ज्यादा लगाना पड़ेगा। समझ में ये चीज है? तो इस तरीके की चीजें हैं, दैट इज ये लीनियर मोशन में जो आता है ये होता है, ये चीज होती है इनर्शिया। तो यहाँ पे इनर्शिया इज इक्विवेलेंट टू क्या होता है, यहाँ पे मास। तो सिमिलरली जब बॉडी हमारी रोटेट होती है विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो उस वक्त का जो इनर्शिया होता है उसे बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली व्हाट इज मीन बाय इनर्शिया का मतलब क्या था कि वो बॉडी की प्रॉपर्टी है जो कि बॉडी को अपनी स्टेट चेंज करने के लिए अपोज करती है। तो इसमें इनर्शिया इज इक्वल टू क्या होता है, मास। तो सिमिलरली रोटेशन मोशन के इनर्शिया को क्या बोला जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोला जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ये है कि वो बॉडी को, जो बॉडी है रोटेट करने वाली बॉडी है, उसको अपनी स्टेट चेंज करने के लिए क्या करती है, अपोज करती है। इसका मतलब है अगर मान लो कोई बॉडी अगर रेस्ट पे पड़ी हुई है, हाँ ये पर्टिकुलर एक बॉडी है, मान लो एक डिस्क है, हाँ अगर इसको मुझे रेस्ट पे अभी, और इसको मुझे अभी रोटेट करना है इस एक्सिस के अराउंड विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो उस वक्त उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ट्राई करेगा, अपोज करेगा। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा उतना ज्यादा, जिस बॉडी का ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा उतना ही हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसे रोटेट करने के लिए। समझ में ये चीजें? उसके बाद अगर मान लो ये बॉडी जो है ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, अपने आप चुपचाप घूम रही है, और अगर मुझे रोकना है तभी मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस वक्त क्या करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस वक्त क्या करेगा, अपोज करेगा हमें रोकने के लिए, वो दिस रोकने के लिए। हाँ, इस तरीके की चीजें होती है। तो पंखे का एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया, पंखा सब हमारे अभी ये तो पंखे का पता है, जैसे ही पंखा अभी क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हो, पंखा क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तुम लोग जैसे ही स्विच ऑफ कर दोगे एकदम से रुक जाएगा क्या, नहीं, और थोड़ा देर घूमेगा। उसके पीछे का रीजन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहता है कि जो स्टेट में है उसी स्टेट में रहो। तो अभी हमारा पंखा घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चाहेगा, भाई तुम घूमते रहो, ठीक है। और सडनली तुमने स्विच ऑफ कर दिया तो एकदम से रुका नहीं, क्यों नहीं रुका, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने उसको ट्राई किया, भाई तू और थोड़ा घूम ले, ठीक है। और कुछ वक्त के बाद वो रुक गया, ठीक है, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन ने सप्लाई नहीं दिया है इसलिए। ओके, तो मुझे पहले एक चीज बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज होती है, समझ में आ गया क्या आपको, हाँ या ना एवरीवन? फिर अभी कैलकुलेट करते हैं अभी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एवरीवन ओके गुड। चलो कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टेप बाय स्टेप कैसे कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो सिस्टम ले ली। सबसे पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है वो डिफाइन करना है। हमें दिया रहेगा इस एक्सिस के अराउंड निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेट से ये है मेरी एक्सिस, हमने क्या कर ली ड्रॉ, इसके अराउंड ये पूरे पार्टिकल जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहे पूरे के पूरे इस तरीके से। हम्म, आगे बढ़ते हैं। ये तो इस तरीके से है ना, हमारा सन है मान लो, हाँ सन है, उसके अराउंड सभी गोल गोल, ये हालांकि बात अलग है कि सभी पार्टिकल साथ में रोटेट भी होते हैं, उसमें तो अभी मत जाओ। ये साथ में सभी के सभी उसके अराउंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहे हैं। ये जो m1 है वो कितने डिस्टेंस पे मान लो इससे, ये है डिस्टेंस r1, ये है डिस्टेंस r4, ये है डिस्टेंस r2, ये है डिस्टेंस यहाँ पे r3, और ये है डिस्टेंस यहाँ पे r5। ओके, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय, उसको सिंबल आई से शो करते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सिंगल पार्टिकल जो है, अगर एक सिंगल पार्टिकल होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय एम आर स्क्वेयर। व्हाट इज मीन बाय एम, एम इस यहाँ पे क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, आर क्या है,
डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, दैट इज द स्ट्रेट डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, परपेंडिकुलर टू बी प्रिसाइज, परपेंडिकुलर, क्योंकि डिस्टेंस ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, मतलब ये परपेंडिकुलर ही बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो उस हिसाब से, अगर नहीं ये वाला देख रहे हैं ना इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस नहीं है परपेंडिकुलर। तो हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दी मास फ्रॉम, कहा से, फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, रोटेशन। समझ में आ गई चीज है। हाँ, तो यहाँ पे पूरे सिस्टम का कैसे निकालेंगे, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे कितने पार्टिकल्स है, चार है, तो चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के। इसकी यूनिट की अगर बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा, रटना थोड़ी है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले से यूनिट बना लो, ठीक है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम कितना है, उसका मास कितना है यहाँ पे केजी, और आर कितना है यहाँ पे बताओ, मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। अभी इसका सबका लिखते हैं, क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, m2 r2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे m3 r3 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे m4 r4 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे m5 r5 क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सिस्टम। एन पार्टिकल अगर हो तो इस तरीके से उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज के ऊपर डिपेंड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, उसके बाद डिपेंड है यहाँ पे शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, शेप और साइज के ऊपर डिपेंड है, और तीसरा किसके ऊपर डिपेंड है, इट इज डिपेंड अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके ऊपर डिपेंड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर क्या है, डिपेंड है, ठीक है। अगर डेंसिटी बदल गई बॉडी की, शेप और साइज बदल गया तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल गया तो भी होता है, सीधी सी बात है। अगर मैं एक्सिस इसकी जगह यहाँ पे ड्रॉ करूं तो सबका डिस्टेंस बदल जाएगा, सबका डिस्टेंस बदल जाएगा, सबका डिस्टेंस बदल गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन, शेप और द साइज, जितनी बड़ी साइज रहेगी, जितना फैला हुआ रहेगा, हाँ उतना आर की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा, उतनी आर की वैल्यू ज्यादा, और यहाँ पे आर का तो क्या है, स्क्वायर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है, डेंसिटी, जितनी ज्यादा डेंसिटी रहेगी उतने पार्टिकल्स पास पास में रहेंगे, उतने पार्टिकल अगर पास में रहेंगे तो ये आर कम हो जाएगा ना, हाँ, तो पॉसिबिलिटी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो, पर अगर डेंसिटी कम है, डेंसिटी का कम मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है दूर दूर होते हैं, पार्टिकल जितने दूर उतने एक्सिस ऑफ रोटेशन के उनका डिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे ज्यादा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, ठीक है, इस काइंड ऑफ भी हम सोच सकते हैं। आगे बढ़े इसी चीज को लेके, ओके, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ज्यादा है यहाँ पे तो मास भी ज्यादा है, पार्टिकल भी ज्यादा, डेंसिटी भी ज्यादा, तो पार्टिकल भी ज्यादा, तो डिपेंड अभी क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से। तो टू बी प्रिसाइज अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड है, डेंसिटी से बेटर है, यहाँ पे क्या बोला जाए, डेंसिटी से बेटर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल, किस तरीके से पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट है इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द सिस्टम। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा, और वही पार्टिकल एग्जैक्टली दूर दूर एक्सिस ऑफ रोटेशन से फैले हुए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। डेंसिटी से बेटर यहाँ हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल, ओके। आगे बढ़ते हैं, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, फॉर द कंटिन्यूअस बॉडी के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कंटिन्यूअस बॉडी के, चलो वन बाय वन फाइंड आउट करते हैं।
अभी इसके फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगी, सीधे फॉर्मूले याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है। चलो देखते हैं। सबसे पहले सबसे पहले आ रहा है सॉलिड स्फीयर, किसके लिए देखेंगे? सॉलिड स्फीयर के लिए। हम्म ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, पूरा भरा हुआ है इस तरीके से, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो एग्जैक्टली इसमें से पास हो रहा है, और ये है यहाँ पे रेडियस उसकी आर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय 2/5 mr²। यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डेंसिटी क्या है? सेम है। इसका मास कितना है? m। सॉलिड स्फीयर हो गया। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे? हॉलो स्फीयर। किसकी बात चलेगी यहाँ पे? हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के लिए क्या होती है? एक मिनट है, एक मिनट। हॉलो के लिए 2/3, बुक में थोड़ा गलत था इसलिए देख लिया, एक बार चेक कर लिया, क्रॉस वेरीफाई, बुक में थोड़ा गलत दिया था। ठीक है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द हॉलो स्पीयर क्या होता है यहाँ पे? 2/3, सीधी सी बात है। हाँ, यहाँ पे क्या रहेगा? 2/3 mr²। देखो, कंपेयर करके देखो यहाँ पे। यहाँ पे सॉलिड का ज्यादा है कि हॉलो का ज्यादा है? मास अगर दोनों का सेम मान के चले तो किसका ज्यादा है? यहाँ पे हॉलो का ज्यादा है, बिकॉज ये क्या है? 2/5 है ना, और ये क्या है यहाँ पे? 2/3। ये क्या है यहाँ पे? 2/5, और ये क्या है यहाँ पे? 2/3। क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है कि हॉलो स्फीयर में जो है, सभी के सभी पार्टिकल्स जो है, देखो ऐसे दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और ये यहाँ पे कहीं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो कहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सबका आर अलग अलग है। ये पूरा पूरा मास आउटर में है, तो आर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी एक चीज बता रही हूँ, ये जब सेंटर में से पास हो रहा है तभी है। मोमेंट ऑफ इसका इनर्शिया ये है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कंसिडर कर लो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। समझ में ये चीज है? तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कंसिडर किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? उसके लिए पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का कंसेप्ट देखेंगे हम लोग। अभी तो फिलहाल के लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, वो हमें याद रखने पड़ेंगे ही। अगर हम याद रखेंगे तभी आगे चीजें पॉसिबल हो पाएगी तुम लोगों के लिए, मतलब आसान हो जाएगी। आपको ये फॉर्मूले याद है कि नहीं है? आपने चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पहले ये बताओ मुझे, स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? याद आ रहा है क्या? उधर से ही हाथ रेज कर लो, हाँ पढ़ा है हमने। यस, ओके, गुड गुड। ओके ओके, गुड। बाकी लोग बॉयज, उधर ही, उधर से बैठे बैठे हाथ खड़े कर लो। MSB, हाँ, ओके, गुड। पढ़ा है ना, फिर ठीक है। फॉर्मूले याद आ रहे हैं क्या? बताओ तो मुझे, समझ में तो आए। रुक जाओ, अभी मत रिएक्ट करो अभी। पहले एक बात बताओ, ये फॉर्मूले याद है? ये जो अभी पढ़ा है वो आ रहा है कि सीधा क्वेश्चन की तरफ जाऊं? बताओ मुझे पहले। ये एक्सप्लेन करना है कि सीधा क्वेश्चन की तरफ जाना है? मैं बताती हूँ, वैसे रिएक्ट करो।
सीधा क्वेश्चन की तरफ जाना है, एक काम करो, एक्सप्लेन करना है क्या तो शेयर करो मुझे, एक्सप्लेन करो, कंसेप्ट एक्सप्लेन करिए, उस हिसाब से रिएक्ट करो, यस और नो। यस, करनी है तो रिएक्ट करो। ओके, एवरीवन ना, एक्सप्लेन करे। हाँ, मुझे लगा अगर ऑलरेडी पढ़ा है आप लोगों ने तो सीधे क्वेश्चन की तरफ हम जा सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। ओके, अमृतसर गर्ल्स, ओके एक्सप्लेन करे, ओके ठीक है। चलो, बाकी लोग कुछ नहीं बोलोगे? देखो यहाँ पे रिंग की बात चल रही है, ये क्या है अभी यहाँ पे, ये है रिंग, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इसमें से पास हो रहा है, इसका मास m है और इसकी रेडियस कितनी है यहाँ पे r है। ओके, इसकी रेडियस क्या है यहाँ पे r। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ नहीं होता, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे होता है यहाँ पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता, मैं सेंटर में से पास होने वाले की बात कर रही हूँ, और वो भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है। ओके, ये वाला जो है ये क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है इस तरीके। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², पर अगर एक्स ऑफ रोटेशन ऐसे डायमीटर के अलोंग हो या फिर ऐसे हो तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग रहता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस एक्सिस के अराउंड निकाल रहे हैं, उस एक्सिस के अराउंड निकाल रहे हैं जो एक्सिस सेंटर में से पास हो रही है। तो सेंटर में से तो ये भी तो पास होगी, पर नहीं, हमें कौन सी, सेंटर में से पास हो रही है, और रिंग को कैसे, परपेंडिकुलर है, उसके लिए बात चल रही है। अगला, फोर्थ नंबर का क्या है यहाँ पे, डिस्क है, ये क्या है, डिस्क है। ठीक है, अगर ये डिस्क है इस तरीके से तो ये होगी सॉलिड डिस्क ना। सिमिलरली उसका परपेंड एक्स सेंटर में से पास होने हो रहा है, और डिस्क को कैसे है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है, डिस्क को कैसे है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, mr² बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 होता है। अभी बात करते हैं किसके लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, की रेडियस कितनी है यहाँ पे, r। हॉलो सिलेंडर के लिए होते मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr²। और किसकी यहाँ पे, सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए कितना होता है, सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए mr²/2, mr²/2 होता है। अगला देखेंगे अभी रॉड, किसके लिए देख रहे हैं अभी हम लोग, रॉड के लिए। ठीक है, इसमें से रॉड एक एट में से पास हो रहा है, और ये क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर, और इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे, l है। तो रॉड के लिए आता है यहाँ पे, एंड के लिए ml² क्या होता है यहाँ पे, 3। अभी इसी रॉड के लिए इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे, l, कहाँ से पास हो रहा है, एकदम सेंटर से, तो ये कितना है यहाँ पे, l/2। ये कितना है यहाँ पे, l/2, तो ये कितना होता है, ml² क्या हो गया यहाँ पे, 12 हो गया, क्या हो गया, ml²/12। आगे बढ़ेंगे, अभी बात करते हैं रेक्टेंगुलर प्लेट की। ओके, मान लो रेक्टेंगुलर प्लेट है, और ये इस तरीके से उसमें से एक्सिस पास हो रही परपेंडिकुलर। रेक्टेंगुलर प्लेट है, बी है, और ये क्या है, ए लेंथ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ma² प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, b² क्या होता है यहाँ पे, 12। किसकी बात करेंगे अभी आगे, स्क्वायर प्लेट के लिए, किसके लिए, स्क्वायर प्लेट के लिए। देखो
कैसे भी रहने दो, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, या एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, कोई फर्क नहीं पड़ता। I1 I2 I3 तीनों के अराउंड जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है। I1 I2 I3 इक्वल टू कितना होता है, ma² बाय क्या होता है 12। अगर इसकी साइड कितनी है, यहाँ पे a है, पर अगर ये इस तरीके से स्क्वायर प्लेट है और साइड a है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे सेंटर में से जा रहा है परपेंडिकुलर होके, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ma² बाय क्या होता है, यहाँ पे 6 होता है। ठीक है, बात करते हैं किसकी, क्यूबॉइड की। ठीक है, क्यूबॉइड तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बी, इसकी साइड कितनी है, यहाँ पे सी, और ये क्या है, यहाँ पे ए, और ऐसे पास हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ma² प्लस b² बाय क्या होगा, यहाँ पे 12। ओके, ए बी। पर अगर यहाँ पे बोला गया कि a इक्वल टू बी के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ma² बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6। सीधी सी बात है ना, b की जगह क्या लिख देंगे, a² तो 2a² बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत है सबको? कुछ नहीं, फॉर्मूले हमने देखे हैं, बस कुछ नहीं आगे। आगे अभी क्या देखना है, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या देखेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, इट इज मेजर ऑफ द वे इन विच द मास ऑफ द रिजिड बॉडी is distributed with respect to axis of rotation. We define the new parameter, that is the radius of gyration, and it is related to the moment of inertia and the total mass of the body. The moment radius of gyration is given by I is equal to mk²। तो इसमें क्या है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है यहाँ पे मास ऑफ अ बॉडी, और ये क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर्मूला याद रखना है, ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू mk²। तो यहाँ पे k इक्वल टू क्या आ जाएगा, √I अपॉन क्या होता है, यहाँ पे m आ जाएगा। ठीक है, द लेंथ k इज ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ k किस में होता है, मीटर में ही होता है। समझ में ये चीज है, एक अलग से ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, रोटेटिंग बॉडी के लिए। हाँ, उसको हम शो करें, उसको नाम दिया है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन इज गिवन बाय √I अपॉन m। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अराउंड, m क्या है यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, तो अगले लेक्चर में मतलब मंडे को हम क्या क्या देखेंगे, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसके बाद क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द कटेड बॉडीज, उसके बाद हमें क्या क्या देखना है, टॉर्क देखना है। ठीक है, टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन देखेंगे, और उसमें क्या आता है, रोलिंग आता है, रोलिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये सभी चीजें जो है इसके अंदर क्या है, इंक्लूडेड है इस चैप्टर के अंदर। ओके, ये सभी चीजें मंडे को देखेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? ऑल गुड, वही से हाथ रेज कर लो बैठे बैठे। ओके, चलो फिर मिलते हैं मंडे को।